Good morning, children. Today I am explaining about the Newton's laws of motion. Newton's given 3 laws related to the force, and it is based on the Galileo's concept of inertia. First law is totally Galileo concept. Galileo, I already defined about the Galileo and inertia. Inertia depends on the mass, and inertia is the property which have tendency to always stay in previous state, either it is rest or in uniform motion, है ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन, फादर ऑफ फिजिक्स जो कि कहलाते हैं। फिजिक्स के हर ब्रांच में करीब करीब इनका कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है और कोई ना कोई आइडियाज है, और इन्होंने सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन के बारे में प्रिंसिपिया में, बुक का नाम प्रिंसिपिया है, इन 1687 में इसको पब्लिश किया था। और ये बचपन में स्कूल नहीं गए थे, होम में ही स्टडी किया था और सीधे उनको बैचलर की डिग्री मिली थी, बिकॉज इनोवेटिव आइडियाज उनकी थे और जो कि गैलीलियो के कॉन्सेप्ट को उन्होंने कंफर्म किया था, तो इसीलिए उनको सीधे उनको मिल गया बैचलर की डिग्री और हायर स्टडी उन्होंने वहीं किया और बैचलर की डिग्री मिली और इन्वेंशन भी उन्होंने आइंस्टीन ने वहीं पे किया। तो आइंस्टीन न्यूटन ने, और न्यूटन फादर ऑफ फिजिक्स कहलाते हैं और ही एस्टैब्लिश लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहला उनका लॉज ऑफ मोशन ही पब्लिश हुआ और ये प्रिंसिपिया बुक में पब्लिश हुआ इन 1687। अब है उनका फर्स्ट लॉ क्या है। फर्स्ट लॉ असल में फोर्स की क्वालिटी को बताता है, क्वालिटी ऑफ द फोर्स को फर्स्ट लॉ बताता है। कैसे भाई? तो कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, आइदर एनी ऑब्जेक्ट इज आइदर एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन टिल एक्सटर्नल फोर्स नॉट, तब तक रहेगा जब तक कि बाहर से फोर्स उस पर अप्लाई नहीं किया जाए। तो यही उनका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। तो न्यूटन ने जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया कि in each body in the universe is either rest or in moving with uniform velocity till external force not applied। तो इनके इस आइडिया से हम लोगों को पता चला कि इनका फर्स्ट पार्ट जो है, जो each body in universe is either at rest or is moving with uniform velocity define the inertia, and second part till an external force not applied, यानी कि तब तक जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया जाएगा, यानी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो इसके स्टेट में चेंज होगा। और हम लोग फोर्स का डेफिनेशन क्या जानते हैं? एनी काइंड ऑफ पुश एंड पुल व्हिच चेंजेस द स्टेट ऑफ object, either it becomes rest to motion or motion to rest or retarded or accelerated or change the direction। तो ये हम लोगों को फोर्स का डेफिनेशन में ही मिल जाता है कि इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है। तो कहने का मतलब है कि क्वालिटी ऑफ द फोर्स डिफाइंड बाय द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना, कि किस तरह का क्वालिटी फोर्स का है, और ये आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बताता है। एनी काइंड ऑफ फोर्स का डेफिनेशन तुम लोग जानते ही हो, एनी काइंड ऑफ पुश एंड पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट व्हिच चेंजेस इट्स स्टेट, रेस्ट ऑफ मोशन, रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट, एक्सीलरेट, चेंज द डायरेक्शन, चेंज द शेप एटसेट्रा। अब नेक्स्ट हम लोगों का होता है आपका कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अच्छा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में तुम लोगों को क्लियर ही है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में तुम लोग को इनर्शिया चूंकि क्लियर था तो इसलिए ऐसे है, और इसमें क्वालिटी ऑफ फोर्स होता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग कहते हैं कि इट डिफाइंस क्वांटिटी ऑफ फोर्स, यानी कि हमको फोर्स का फॉर्मूला देता है, हाउ यू मेजर क्वांटिटी ऑफ फोर्स, कितना फोर्स लगा, ये मेजर करने में हेल्प करता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो कैसे भाई? तो तुम लोगों को जानते हो कि उनका डेफिनेशन क्या था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये तुम लोगों को मैंने बताया था कि
इसी पे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सोशल लाइफ में भी वर्क करता है, तो ये हम बाद में सबसे अंत में बताएंगे तुम लोगों को। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। और इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि आप कंसीडर करो कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी मूविंग मोमेंटम को पहले डिफाइन कर लो। मोमेंटम तुम लोगों को पता नहीं है, इसलिए मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है और डिफाइन और इसका एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकंड होता है और मोमेंटम इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोगों को फोर्स का फॉर्मूला के लिए डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला फोर्स फॉर फोर्स न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कैसे भाई, तो इसको पहले तो एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया, सेकंड आपका वी इनिशियल वेलोसिटी होगा, वी फाइनल वेलोसिटी हो गया, एम यू इनिशियल मोमेंटम हो गया, आपका फोर्स अप्लाइड on a object and object accelerate by a meter per second square or force applied for t second, so final velocity after t second v। अब फाइनल मोमेंटम हो जाएगा आपका एम भी, तब आपका चेंज इन मोमेंटम इन टी सेकेंड हो जाएगा एम भी माइनस एम यू, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा आपका एम भी माइनस एम यू बाई टी। रेट तो तुम लोग निकालने जानते हो ना, जैसे कि 10 केजी आम 100 रुपया में मिल रहा है, तो 1 केजी आम का क्या दाम होगा, दैट इज रेट। तो कहता है कि अगर टी सेकेंड में एम भी माइनस एम यू है तो रेट ऑफ चेंज कितना होगा, वो तो 1 सेकेंड में एम भी माइनस एम यू बाई टी। अब ये आपको कह रहा है कि न्यूटन ने कहा कि सेकंड लॉ क्या कह रहा है कि F जो अप्लाइड फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, तो F इज प्रोपोर्शनल टू एम भी माइनस एम यू बाई टी। और एम को कॉमन निकाल लिए तो v माइनस यू बाई टी, और v माइनस यू टी बाई टी फर्स्ट मोशन फॉर्मूला तुम लोग मोशन चैप्टर में पढ़ चुके हो, तो v माइनस यू बाई टी बराबर a होता है, तो F इज प्रोपोर्शनल टू ma। अब है कि k इक्वल टू एम ए वेयर k इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और प्रैक्टिकली जब हम लोग देखे कि 1 न्यूटन फोर्स 1 केजी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया गया तो 1 मीटर पर सेकंड ऐसे एक्सीलरेट किया, तो k का वैल्यू 1 आया, यानी कि k का वैल्यू F बाई एम ए ऑलवेज 1 ही आया। अगर आप 5 न्यूटन फोर्स भी अप्लाई करेंगे तो आपका ये ऑब्जेक्ट जो है 1 केजी का ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट होगा, और अगर 5 केजी का ऑब्जेक्ट है तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट करेगा, यानी के का वैल्यू ऑलवेज 1 ही आएगा। तो हम लोगों को आसान होती है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं 1 न्यूटन फोर्स 1 केजी ऑब्जेक्ट पे और के का वैल्यू 1 कर दिए। आप कुछ भी लेंगे फोर्स और ये, तो एक्सीलरेशन के बाद आपको पता चलेगा कि इसका वैल्यू के का वैल्यू 1 ही आ रहा है, तो माने एफ वाई एम ए किसी भी कीमत पर 1 आता है, तो के का वैल्यू 1 हम लोग को पता हो गया, और तो फाइनल फॉर्मूला फॉर एफ इक्वल टू एम ए हो गया हम लोगों का फाइनल फॉर्मूला, और यही क्वांटिटी ऑफ फोर्स देता है। तो फर्स्ट लॉ दिया क्वालिटी ऑफ फोर्स, सेकेंड लॉ दिया क्वांटिटी ऑफ फोर्स, यानी कि कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। इसके बाद हम लोगों को इसी फॉर्मूले से हम लोगों को एक और फॉर्मूला एक्सीलरेशन का मिलता है, a इक्वल टू एफ वाई एम, एफ इक्वल टू एम ए, सो a इक्वल टू एफ वाई एम। तो मीन्स कि if force applied object accelerate, or acceleration is directly proportional to the applied force and inversely proportional to the object of mass of the object, है ना। तो ये हम लोगों को पता चल गया, और इस तरह से हम लोगों को न्यूटन सेकेंड लॉ को हम एक और तरीके से फिर डिफाइन कर सकते हैं। इफ फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को also define कर सकते हैं, लेकिन second law of motion is not that. Second law of motion is rate of change of momentum is directly proportional to the applied external force and in the direction of applied. Third law, each action have equal and opposite reaction. ये हमारा third laws of motion है ना। तो ये आप लोग को देखोगे when a shot is fired cannon recoils, यानी कि रिवॉल्वर से अगर या राइफल से तुम गन चलाते हो तो क्या होता है कि हमको कंधे पर या हाथ में झटका लगता है, तो वो झटका रिक्वाइल वेलोसिटी कहते हैं, रिक्वाइल। तो ये रिक्वाइल करता है हम लोगों को। मोशन ऑफ रॉकेट देखोगे कितना नीचे धुआं फेंका, व्हेन वी जंप फ्रॉम द बोट पुश्ड बैक, है ना, और वी आर एबल टू वॉक और रन बाय द थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
इसी थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर ईच एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन पर एक बच्चा ने मुझसे पूछ लिया कि मैम अगर हम पुश करते हैं तो बच्चा तो गिर जाता है, मैं कहाँ गिरता हूँ? तो वो बच्चा गिर गया इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे फोर्स से वो एक्सीलरेट हो गया, लेकिन तुम रुक गए इसलिए क्योंकि तुम्हारे को वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा है और तुम उसके कारण क्या हो गया कि तुम स्टे कर गए, वो रेस्ट के पोजीशन में आ गए। अगर वो बच्चा हट जाता तो तुम्हारा खुद का मोशन तुमको क्या होता, आगे गिरा देता। यानी कि वो तुमको प्रोटेक्टिव हो गया, तुमने उन्हें उसका उसको तो गिराया, तुम्हारा इंटेंशन बुरा था, लेकिन वो अनजाने में ही तुम्हारा भला कर गया, है ना? तो ये होता ईच एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, होता तो है ही, लेकिन वो तुम्हारा भला कर गया। अब है कि इफ no force works on system of the particles or body under mutual action and reaction of the particles, momentum of system in any direction remain conserved। कहता है कि अगर कोई भी फोर्स अगर अप्लाई किया जाए, नंबर ऑफ फोर्सेस वर्क्स ऑन द सिस्टम, सॉरी बहुत सारा फोर्स अप्लाई किया जाए तो टोटल फोर्स ऑफ द टोटल मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व होता है। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताता है। तो इसको हम लोग देखेंगे, जैसे कि आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव करके हम बताते हैं। मान लो कि दो ऑब्जेक्ट है ए बी और उसका मास m1 m2 है, मूविंग विद वेलोसिटी u1 u2 एंड कोलाइड ईच अदर। A applied FA force on B and B applied FB force on A. Finally, velocity changes after collision to V1 V2 respectively after t second. So from Newton's second law of motion, Fa equal to होगा m2 v2 minus m2 u2 by t and Fb equal to m1 v1 minus m1 u1 by t। ये एक दूसरे को अपोजिट फोर्स लगा रहा है बेटा। देखो A और B गया और A और B जब टकराएगा, मान लो कि इस दोनों से, तो क्या हो जाएगा, A Fa फोर्स लगाएगा B पर और B Fb फोर्स ए पर लगाएगा, इसलिए एफ ए फोर्स जो है चेंज करेगा इसके वेलोसिटी को, अब एफ बी फोर्स चेंज करेगा इसके वेलोसिटी को। इसीलिए तुम लोग देख रहे हो एफ ए इक्वल टू एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू है और एफ बी एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन है। और इससे हम लोग क्या हो गया कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, यानी एफ ए इक्वल टू माइनस एफ बी होगा। और तब हम लोग का क्या हो गया, एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू बाई टी और एम इक्वल टू माइनस एम वन वी वन एम वन। और अलजेब्रा, सिंपल अलजेब्रा से देखो, ये माइनस मल्टीप्लाई करोगे, टी तो कट गया, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एम वन वी वन हो जाएगा और एम वन यू वन हो जाएगा। माइनस वाला टर्म को इधर ले आओ, इसका माइनस वाला टर्म को इधर ले आओ, तो हो जाएगा एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू इक्वल टू एम वन प्लस एम टू यू टू। और ये क्या हो गया, ये देख रहे हो, ये फाइनल मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम, ये टोटल दोनों ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम हो गया, ये दोनों ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम हो गया। और दोनों का कह रहा है कि मोमेंटम इक्वल है, यानी कि कंजर्व। सो फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम और कंक्लूजन क्या हो गया, टोटल मोमेंटम इज कंजर्व। ठीक है, तो ये हम लोगों का है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोग को इफेक्ट ऑफ फोर्स बताता है, यानी कि फर्स्ट लॉ क्वालिटी ऑफ फोर्स, सेकेंड लॉ क्वांटिटी ऑफ फोर्स, थर्ड लॉ इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये ध्यान में रखोगे। अब तुम लोगों को हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये लगभग 92 में मैंने एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एडिटोरियल में डाला था और उसमें मैंने ये समझाया था बच्चों को कि मैंने लिखा था। उस समय मैं एज अ टीचर वर्क नहीं करती थी, हाउस वाइफ थी, और उसी में मैंने लिखा था और ये मेरी पब्लिश हुई थी एडिटोरियल में, सोशियोलॉजी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन सोशल लाइफ, यानी सोशियोलॉजी। तो उसको मैंने समझाया था कि कोई भी ऑफिस में, किसी भी ऑफिस में काम या तो स्मूथली चलता रहता है, कोई भी फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल पर गुजरता रहता है, और या फिर पेंडिंग रहता है टिल एक्सटर्नल सोर्स नॉट अप्लाइड। सोर्स समझते हो, पैरवी। तो पैरवी अगर नहीं किया जाए, ये बेटा मैंने ये एक्सप्लेन किया था इसलिए कि क्योंकि मेरे घर में एक ऐसे आदमी आए थे जो रिटायर थे और वो अपना पेंशन निकलवाने के लिए कुछ काम कर रहे थे, और वहां पे हर टेबल पे जाने पर पैसा मांगते थे लोग, और पैसा नहीं मिलने पर उनकी फाइल को आगे नहीं बढ़ाते थे, जबकि उनका खुद का पेंशन था, उनकी अपनी कमाई थी। तो वो जो आकर एक्सप्लेन किया था, उसी पर मैंने इसको लिखा था।
तो मैंने यही लिखा था कि कोई भी फाइल पेंडिंग रहती है या कोई भी फाइल किसी भी ऑफिस में मूव करती रहती है टिल एक्सटर्नल स्मूथ यूनिफॉर्म डायरेक्शन में और यूनिफॉर्म स्पीड से अपना एक फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल पे जाती रहती है टिल एक्सटर्नल सोर्स नॉट लेफ्ट। और दूसरे लॉ हम लोगों ने कहा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोड ऑफ वर्क is directly proportional to the applied source and in the direction of applied source। यानी कि कोई भी काम का जो चेंज इन स्टेट होता है, वर्क होता है ऑफिस में, वो डिपेंड करता है कि उस पर सोर्स कितना तगड़ा है और किस डायरेक्शन में, उसको रुकवाने के लिए है कि उसको आगे बढ़वाने के लिए है। ये बहुत मायने रखता था उस समय, जो मैं बता रही हूँ ये 92 टाइम, सन 92 का बात है। उस समय ऑफिस में बहुत ज्यादा था, अब तो कंप्यूटराइज होने से बहुत कुछ कंट्रोल हो गया है, लेकिन उस जमाने में जबकि सब कुछ मैनुअल वर्क होता था, एक फाइल को खुलवाने में बहुत पसीना छूट जाता था। तो वो उस समय की बात मैंने उसमें लिखी, मैंने कहा था कि सोशल लाइफ में हमारा ये न्यूटन्स तीनों लॉज ऑफ मोशन वर्क करता है। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो जानते ही हो, ईच एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो किसी को भी तुम एक थप्पड़ मारोगे तो कोई दूसरा गाल, गांधी जी है नहीं दूसरा गाल दे देगा, तो वो भी तुमको थप्पड़ मारेगा ही। ये तो तुमको दिख सकता है, तुम कहीं भी, है ना, कि वो मुझे मारा क्यों और हम उसको क्यों मारे, छोड़ दें। बस आज तो हम इतना ही, है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोग को हो चुका है। तो अब हम लोग आज इतना ही रखते हैं, अगले दिन हम लोग आगे पढ़ेंगे।